पिछली बार हम आए थे कफगुल्मियों की चिकित्सा क्या की जाए। अभी इसके आगे चलते हैं। श्लोक क्रमांक 60 तक हम देख चुके हैं। अब उसके आगे चलते हैं। अभी तो अधिकरण जो चल रहा है वो कफगुल्मी का ही अधिकरण चल रहा है। एक बार पुनः अधिकरण देख लेते हैं क्योंकि ये शोधन, निर्हरण, शल्यकर्म इतने के बाद भी ये बताया दिया है। अभी ये शमन की चिकित्सा थोड़ी बहुत चल रही है तो उसमें पहले तो बता दिया कुछ। अभी यहाँ से एक नया अधिकरण शुरू करते हैं। बताते हैं कि लंघन उल्लेखन ही स्वेद ही सर्पि पान विरेचन ही बस्तिभिर गुटिका चूर्ण क्षारारिष्ट गणैरपि श्लैक्ष्मिक कृतम मूलत्वात् यस्य गुल्मो न शाम्यति। अभी यहाँ पे एक विशेषण है कृतम मूलत्वात्। कृतम मूलत्वात् ये हमको एक देशिक सूचना देता है और एक काल की सूचना देता है। एक यहाँ पे हमने बिना सोचे ही एक सूचना मिल गई कि कृतम मूलत्वात्, यानी जिसका मूल कृत किया है, यानी मूल वहां पे उसके गुल्म के फैले हुए हैं। यानी कि एक जगह तो उसकी फिक्स है लेकिन थोड़े गुल्म यहाँ वहां गए हैं। इसका मतलब जो गुल्म का स्थान है उस स्थान से थोड़ा इधर उधर भी उसका फैलाव हो चुका है। और फैलाव ऐसा ही नहीं होता, उसमें कुछ काल की जरूरत होती है। तो इसमें हमें देखना होगा कि ये, और यहाँ पे एक चिकित्सा का काल भी बता दिया कि आपने लंघन किया है, उल्लेखन किया है, स्वेद किया है, सर्पिरपान किया है, विरेचन किया है, बस्ती किया है, गुटिका चूर्ण क्षारारिष्ट इन सब किया है, तो इतना एक चिकित्सा काल भी आपने व्यतीत किया है। इसके बाद भी अगर ये गुल्मो न शाम्यति, उसका शमन नहीं होता। देखिए, निर्हरण अलग बात है, शमन अलग बात है। तो ये शमन नहीं होता है तो क्या करें? तस्य दाहो ऋते रक्ते शरलोहादिभिर्हितः। तस्य दाहो ऋते रक्ते। अभी तस्य दाहो कर्तव्यः, ये तो अभिप्रेत है। ऋते रक्ते, तो पहले उसका रक्तमोक्षण किया जाए। देखिए, एक एक थोड़ा सा अगर आप इसी सब विमर्श को एक जिसको फिलहाल एक पॉपुलर पॉलिटिकल टर्म है, राजकीय टर्म है, क्रोनोलॉजी समझिए। ये कुछ राष्ट्रीय स्तर के एक नेता है, उनकी एक अच्छी फ्रेज हो गई है, क्रोनोलॉजी समझिए। तो वैसे ही यहाँ आप एक क्रोनोलॉजी समझ गए तो आपको पता इसका मतलब एक दो तीन ये किया है, वो किया है, तीन किया है, चार किया है, पांच किया है। और क्यों नहीं शमन होता? कि श्लेष्मी कहा गौतम मूलत्वात्। तो यहाँ पे आप और एक बार भी देख सकते हैं, जिसका जिससे आपका व्याकरण का थोड़ा बहुत अध्ययन है, थोड़ा स्मरण, अध्ययन नहीं, अध्ययन तो किया हुआ है, स्मरण थोड़ा। तो यहाँ पे कर्ता कौन है, कर्म कौन है, संप्रदान कौन है, अपादान कौन है, ऐसा भी आप अगर इसका एक टेबुलर फॉर्म बताए इस श्लोक का 60 और 62, 60 नहीं 61, 60 और 61, इन दोनों का एक आप इसमें ये तीन जो लाइनें हैं ना, लंघन उल्लेखन स्वेदई सर्पिर पान विरेचन से लेकर यस्य गुल्मो न शाम्यति, इन तीनों पंक्तियों का अगर आप एक कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, ये सब एक जो सीखा है आपने, कारक 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 कहा अष्ट, अष्ट कारक, उसमें आप अगर देख ले तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है और उसकी एक अलग सी क्रोनोलॉजी भी आपको समझ। तो और उसकी ट्रीटमेंट भी बताते हैं, वो भी एक क्रोनोलॉजी समझिए आप। तस्य दाहो रुते रक्ते, रुते रक्ते,
रक्त करने के बाद उसका दाह करना है। किससे? शरलोहादिभिर्हितः। शरलोह, शर का मतलब को मालूम है, लोहा मालूम है आपको, तो शरलोहादिभिर्हितः, शर से, और शर क्या है मालूम है आपको, लोह क्या है मालूम है, उससे हितः। देखिए पूरा का पूरा ये ड्राई स्वेद है, ड्राई, ये रुक्ष, ड्राई भी नहीं, रुक्ष प्रधान, ऐसा है, दाह होगा। औष्ण्य तैक्षण शमयेद अग्निर्गुल में कफा निलो। अभी ये जो अग्नि है, दाह का जो अग्नि है, वो उष्णता और तीक्ष्णता से, निर्गुल में कफा निलो, गुल्म, कफ, अनिल, ये जो अग्नि है वो गुल्म, कफ, अनिल, इन सबको शमन करता है, शमन करता है। अभी शोधन और शमन की व्याख्या एक बार आप ध्यान में लीजिए कि शमन क्या है और शोधन क्या है। शोधन काल ले थोड़ी गड़बड़ होती है, क्योंकि शमय शब्द से कुछ ना कुछ अच्छी तरह से हमें पता चलता है। अभी मेरे गुरु जी है रमेश तावल जी, उनसे मेरी बात हुई थी पिछले महीने में, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही शास्त्रीय चर्चा ही चल रही थी, ऐसे नहीं कि कुछ आपस की आधा कौटुंबिक बातें होती है, 5 मिनट वो भी होते हैं। लेकिन उन्होंने, उनको किसी ने पूछा कि ये विरुद्ध अन्न जो तैयार होता है वो कैसा होता है, तो उन्होंने कहा कि आपका क्या मत है? तो मैंने कहा कि गुरुजी ये जो पूछने वाला है वो क्या करता है वो? तो बोले वो जरूरत नहीं, वो महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी शंका है वो जरा देख लें। मैंने कहा ऐसा है कि विरुद्ध अन्न ये कोई एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, एक चलने वाली प्रक्रिया है, और जब तक वो चलती रहेगी तब तक उसके परिणाम थोड़े बहुत, थोड़ा ज्यादा कम, इधर उधर, देश का विपर्य, देश के अनुसार, काल के अनुसार उसके दिखाई देगी। एक समझ लीजिए कि विरुद्ध अन्न ये प्रोडक्ट नहीं, ये प्रोसेस है। हुँ? जैसे कि हम बोलते हैं देश का विकास होना चाहिए, तो देश का विकास एक प्रोडक्ट थोड़ी है कि ये कर दिया कि चलो हो गया देश का विकास, ऐसे नहीं होता। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे ही स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य भी एक प्रोडक्ट नहीं है, स्वास्थ्य अपना भी एक निरंतर डायनामिक प्रोसेस है, एक डायनामिक बैलेंस है। जैसे कि हम जब बाण छोड़ते हैं, तब ये बाण भी एक निरंतर गति से जाता है और उसका एक अपना अपना बैलेंस होता है। अगर राइफल से हम बुलेट छोड़ते हैं तो अपना एक बैलेंस होता है, वैसे ही एक बैलेंस वाली, डायनामिक बैलेंस वाली एक प्रक्रिया होती है, वो हिलती है, जैसे पृथ्वी हिल रही है, अपनी हिल रही है लेकिन वो एक अपना अपना बैलेंस बनाए हुई है। वैसे ही ये जो है कि प्रक्रिया है विरुद्ध अन्न, ये एक डायनामिक प्रक्रिया है, ये आप बंद कर सकते हैं। हाँ? तो वही मैं कहने वाला था कि यहाँ पे अभी शब्द का प्रयोग उचित किया है कि शमयेद। तो शमयेद का मतलब क्या होता है, शोधयेद का मतलब क्या होता है, शाम्यति का मतलब क्या होता है, ये सब छोटी छोटी प्रक्रिया है। शमन ये प्रक्रिया, शोधन ये प्रक्रिया है, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रक्रिया है, ये समझ लेना चाहिए। चलो आगे करते हैं। तो यहाँ पे बता दिया है कि औष्ण्यत तीक्ष्णत शमयेद अग्निर्गुल में कफान, ये जो अग्नि है गुल्म का और कफ अनिलों का शमन करता है। तयोः शमाच संघातो गुल्मस्य विनिवर्तते। उनका शमन होने से, अभी इनका मतलब किसका, कफ, वात और गुल्म, इन तीनों का संघात होने से, शमन होने से, गुल्म से संघातः विनिवर्तते। अभी विनिवर्तते, निवर्तन होना, ये भी एक प्रक्रिया है, ये प्रोडक्ट नहीं है। हाँ, नष्ट होना ये प्रोडक्ट है, लेकिन विनिवर्तन होना ये प्रक्रिया है।
तो ये भी आप ध्यान में रखना चाहिए कि इसका मतलब है कुछ, इसके जिसको हम कहते हैं कि शब्दार्थ यानी वाच्यार्थ, वाचार्थ के बाद आता है लक्ष्यार्थ, और लक्ष्यार्थ के बाद आता है व्यंग्यार्थ। तो ये जो प्रक्रिया है ये आप यहाँ पे बताते हैं, तयोः समाच संघातो गुल्मस्य विनिवर्तते। एक बार आपको ये आ, आदत पड़ गई कि चलो ये शब्द का अर्थ क्या होता है, उस क्रियापद से हमें वाच्यार्थ से क्या पता चला है, वाच्यार्थ के आगे क्या पता चला है, और वाक्यार्थ से आगे के आगे भी क्या पता चला है। ये अगर आपको एक आ, आदत लग गई सोचने की, तो मैं अक्सर मेरे जो पहले वाले स्टूडेंट है उनको भी मैं बता देता था कि आप ऐसा करो कि एक सूत्र लेना है आपको, एक जो भी आपके मन में आए वो, और उसी सूत्र का कम से कम 7 दिन आप जो भी अपना काम कर लीजिए, खाना है, पीना है, अध्ययन करना है, घूमने जाना है, जो भी करना है कर लीजिए, लेकिन आज अगर बुधवार है तो अगले बुधवार तक एक ही सूत्र बैक ऑफ द माइंड कंटिन्यू होना चाहिए, जो भी आपको चाहे। तो आपको 7 दिन के बाद पता चलेगा कि अरे मुझे तो लग रहा था ये सूत्र तो 2 लाइन का है, लेकिन अगर मैं 7 दिन उस पर चर्चा करता हूँ, उस पर चिंतन करता हूँ, तो मुझे लगता है अभी ये सूत्र इतना बड़ा हो जाएगा, इसका विस्तार, और पूरा का पूरा तर्कसंगत विस्तार, ऐसा नहीं कि मेरे मन से कुछ किया जाए। तो ये जो हमने फर्स्ट ईयर में से जो कुछ भी सीखा है, शब्द के प्रकार सीखे, वाक्य के प्रकार सीखे, जो पदार्थ विज्ञान में हमने सीखा है, तंत्र युक्ति सीखा है, उसका एक जो अलग सी पहचान होती जाती है ऐसे चिंतन करने से। तो आप भी कर लीजिए सब लोग, एक सूत्र अपने बैक ऑफ द माइंड रख देना, वो आते जाते सबको दुनिया भर को बताने की जरूरत नहीं, अभी इस सूत्र का मैं चर्चा कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, ऐसे ही आपके मन में रख दीजिए, और 7 दिन उसी पर सोचते रहिए, 7 दिन उसी पर सोचते रहिए, और कंटिन्यू सोचने की जरूरत नहीं, सब ध्यान लगा के बैठने की जरूरत नहीं है। एक अपना सूत्र है बस, 7 दिन के बाद मुझे उसका एक लॉजिकल जो आकलन होता है वो मुझे लिखना है, ऐसा आप ध्यान लिखिए, तो आपको पता चलेगा कि 7 दिन के बाद ये जो अपना आकलन होता है वो एक सूत्र से आगे बताते हैं। दाहे धन्वंतरीयाणाम अत्रापि विशेषाम बलम, अत्रापि धन्वंतरीयाणाम विशेषाम बलम, उनका बल है। क्षार प्रयोगे विशेषाम क्षार तंत्र विधाम बलम, क्षार का जो प्रयोग करना है, जो क्षार तंत्र जानते हैं उनका बल है, उनकी अधिकार है। तो इसका मतलब ये स्पष्ट है कि यहाँ पे मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, ये जो है उनका अधिकार है, तो वो बात करेंगे उसके का, वहां पे जो बातें करनी है वो करेंगे। चलो आगे चलते हैं। अभी एक सूत्र ही यहाँ पे है, व्यामिश्र दोषे व्यामिश्र एष एव क्रिया कामः। चलो आपके लिए अभी यहाँ पे एक अध्ययन का एक बड़ा सूत्र मिल गया, व्यामिश्र दोषे व्यामिश्र एष एव क्रियाक्रम। अभी व्यामिश्र दोष कितने होंगे, संसर्ग होंगे और सन्निपात होंगे। तो व्यामिश्र दोष कैसे होंगे, वात पित्त, वात कफ, पित्त कफ, ये संसर्ग हो गए, और सन्निपात हो गए 4, चौथा वात पित्त कफ। अभी बस इतना, अभी के लिए तो इतना काफी है, क्योंकि संसर्ग के भी प्रकार है, संधिपात के भी प्रकार है। फिलहाल हम 4 ही प्रकार पकड़ लेते हैं कि वात पित्त, वात कफ, पित्त कफ, ये 3 संसर्ग और एक ही संधिपात तीनों दोषों का। अगर इसका भी हम एनालिसिस करने बैठे तो पूरा ये उम्र। तो अभी इतना जो सब कुछ बताया है उसमें एष एव क्रियाक्रम, यानी कि कैसे कर दिया जाए। अभी यहाँ पे आपको बता दिया है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, इसके बाद ये करना है। तो एक अभी उसके पहले बता दिया कि ऋते रखते, अभी ऋते रखते अगर पित्त प्रधान, पित्त कफ प्रधान संप्राप्ति है, तो ऋते रखते पहले करोगे कि डायरेक्ट पहले अग्नि कर्म करोगे कि क्षार कर्म करोगे, ये सब आप पर छोड़ देते हैं।
अगर वात कफ है तो क्या करोगे, वात पित्त है तो क्या करोगे, वात कफ है तो क्या, पित्त कफ है तो क्या करोगे, कफ पित्त है तो क्या करोगे। कफ प्राधान्य है और पित्त भी उसका आनुषंगिक है। तो यहाँ पे क्या अग्निकर्म अच्छा रहेगा, कौन सा अग्निकर्म अच्छा रहेगा, और वृक्ष अग्निकर्म करना है तो क्या तरकीब, क्या जुगाड़ करना पड़ेगा। ये सब आपके लिए तो एक सूत्र का भी हम लोग बहुत सारा विस्तार कर सकते हैं कफकुल्म के बाद। चलो आगे चलते हैं। सिद्धानतः परोक्षामी योगान गुल्म निवर्हणान। अभी यहाँ पे एक शब्द उन्होंने उचित इस्तेमाल किया है, सिद्धांत। जो सिद्ध है, अभी सिद्ध कौन होता है, जो काल के आधार पर टिका हुआ है। अभी यहाँ पे भी एक सिद्ध शब्द का मतलब समझ ले, एक शास्त्र सिद्ध भी है और तर्क सिद्ध भी है। शास्त्र सिद्ध में क्या होता है कि ये जो है वो आप्त प्रमाण से प्रमाणित है, और तर्क सिद्ध का मतलब हमें इसका विस्तार करने की अनुमति है। एक बार पुनः बताता हूँ। यहाँ पे जो दिया है कि सिद्धानतः प्रयोक्षामी योगान गुल्म निबर्हणान, तो सिद्धि है जो ये अब हफ्ते को बता दिया है पहले, मात्रा कालाश्रय युक्ति सिद्धि युक्तो प्रतिष्ठित। सिद्धि है जो आपको ये कहाँ पे मिलती है, आपको सिद्धि युक्तो प्रतिष्ठित, युक्ति में प्रतिष्ठित है सिद्धि। और युक्ति का मतलब क्या है, मात्रा कालाश्रय युक्ति। तो मात्रा और काल पर आपकी युक्ति निर्भर होगी, और युक्ति पर आपका सिद्धि निर्भर होगी। तो आपको क्या करना है, मात्रा काल इसके तय करने हैं। और सिद्धि का एक अलग मतलब भी होता है कि ये एक तर्क सिद्ध भी है और शास्त्र सिद्ध भी है। शास्त्र सिद्ध क्या है, तो जो कि महर्षि ने बताया तो आप तो प्रमाण से प्रमाणित है, उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं। लेकिन तर्क की सिद्धि है वो अपने को, हमको सबको लगती है, किस लिए, कि यहाँ पे हमको ये बताना है कि ये क्यों हो रहा है, इसका होने का एक तर्कसंगत प्रमाण क्या है। ये जो हो रहा है ये हमें को जो परार्थानुमान करना है, अब जैसे कि आपको अगर बताना है कि ये सिद्ध है, बस मतलब चर्चा नहीं है उस पे, ये सिद्ध है, लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या है। अगर ये प्रक्रिया आपको बतानी है तो सिद्धि क्या, ये सब आपको बताना पड़ेगा। तो इस सब की चर्चा तो मेरे जो पुस्तक है द्रव्यगुण मीमांसा उसमें की है, इसलिए इसका विस्तार नहीं करूंगा। सिर्फ ये बता देना जरूरी चाहता हूँ कि सिद्धांत परोक्षामी योगान गुलमंदी बरहणा। तो ये जो है योग, ये इसका भी आपको एक अप्रोप्रिएशन करना है। ऐसे नहीं कि गुलमा आ गया तो इसमें दे दिया तो हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो गया कि चल धान्य विडंग चव्य चित्रकैः कल्की कृतेर घृतम सिद्धम स क्षीरम वात गुलमनुत। एक योग हो गया। अभी जैसे कि मैंने बता दिया, त्रिषण त्रिफला धान्य। अभी यहाँ पे एक ऐसे ही देख लेता हूँ कि त्रिषण त्रिफला विडंग, ये योग अनेक योगों में आया है। पांडु में भी बहुत सारी दवाइयाँ है, उसमें ये त्रिषण त्रिफला विडंगा। कृमि में भी बहुत सारी दवाइयाँ है, उसमें त्रिषण त्रिफला विडंगा। ये तो ये क्या कुछ बातें करता है क्या हम लोगों से, जरा सोच लीजिए कि त्रिषण त्रिफला विडंग ये एक एक योग है, एक कॉम्बिनेशन है। ये कुछ हमें बताता है कि
नीलेश जरा आगे चलते। अभी यहाँ पे और एक बता दिया, एत एव च कल्का स्युः कषायः पांचमूलिकः द्विपंचमूलिको वापि तद्घृतं गुल्मनोत्परम्। अभी यही कषाय कल का है, लेकिन सिद्ध किससे करना है? पंचमूलिका कषाय द्विपंचमूलिको वापि तद्घृतं गुल्मनोत्परम। तो आपके लिए मात्रा का आलाश्रय क्या बताना होगा कि इस सिर्फ कल्क से जो करना है वो कौन सी सन्निपात या संसर्ग में आप इस्तेमाल करेंगे, और ये जो है कि पंचमूलिक कषाय से सिद्ध कहाँ पर वो इस्तेमाल होगा, द्विपंचमूलिक से सिद्ध कहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो मैं एक आपको बता देता हूँ कि हमारे लिए एक बड़ा नाम था वेणी माधव शास्त्री जोशी जी। वैसे ही गोखटे बंधु एक बड़े बड़े नाम थे दोनों के, भीम तथा त्र्यम। इनके भी गुरु रह चुके हैं गोपाल शास्त्री बायवारू। तो इन्होंने दो ही लेख लिखे हैं, उसमें ये जो जिसको कषाय पंचक बोलते हैं ज्वर के, उसके बारे में उन्होंने एक लेख लिखा है, मराठी में है। तो मुझे लगता नहीं कि उसका अनुवाद उपलब्ध है या उस पर कुछ मीमांसा किसी ने की है हिंदी में। अगर है तो देख लीजिए, नहीं है तो आप मराठी भी पढ़ लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि कितना विचक्षण कोई होता है। तो उन्होंने उसके संयोग का भी एक अच्छी तरह से वो मीमांसक थे। वो जो गोपाल शास्त्री वायवरू थे वो मीमांसक थे, और उनका उन्होंने ऐसे ऐसा, अभी ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है कि मीमांसा का अध्ययन मैं ऐसे कैसे अगर आयुर्वेद में अप्लाई करूँ तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन उन्होंने जो मीमांसा से तर्क पद्धति सीखी है, उस तर्क पद्धति का उपयोग उन्होंने यहाँ पे किया है। तो आपके लिए एक उदाहरण के तौर पर बड़ा अच्छा लेख है, आप बिल्कुल पढ़ लीजिए। मुझे लगता है, लगता नहीं है, था उन्होंने ये जो आयुर्वेद पत्रिका है नासिक से प्रकाशित होने वाली, उन्होंने उसी उन लेखों पर ही एक विशेषांक निकाला था। उनमें बहुत लोगों ने उसकी मीमांसा की है, तो आप वो भी पढ़ लीजिए। चलो, ये अभी इसे यहाँ पे बताते हैं, एत एव च कल्कास्यु, यही कल्क है, और लेकिन कषाय पांचमूलिका द्विपंचमूलिको वापि तद्घृतम गुलमनुत परम। परम से आपको एक छठा बताई है। परम का मतलब तर तम, ये तम भाव आपको बताया है। अभी एक एक प्रक्षेप आता है, क्योंकि ये कौश में तो शायद वो मूल चरक में होगा या नहीं भी होगा। षटपलम वा पिबेत सर्पी यदुक्तम राजयक्ष्मणि, राजयक्ष्मा में जो षटपल घृत दिया है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ये तृष्णादि घृत का ही अधिकरण चल रहा है। प्रसन्नया वा क्षीरार्थम सुरया दाढ़े में नवा दध्ना शरण वा कार्यम घृतम मुहूर्त गुलमनुत। अभी प्रसन्नया वा क्षीरार्थम सुरया दाढ़ी में नवा दध्न शरण वा कार्यम घृतम मुहूर्त गुलमनुत, ये एक अधिकरण का थोड़ा सा एक अलग पहलू है। घृतम दध्न शरण वा कार्यम घृतम मारुत गुलमनुत। अभी घृत करना है आपको मारुत गुलमनुत वात गुलमनुत। अब तक जो चल रहा था वो एक टिपिकल जनरलाइज बता दिया। अभी यहाँ पे मारुत गुलम की एक अधिकरण अलग से शुरू हो गया। चलो आगे चलते हैं। हिंगु सौवर चलादि घृत, अभी ये बताते हैं। हिंगु सौवर चला जाजी बीड़ दाढ़ी दीप्य गई पुष्कर व्योषध अन्यक वेतस क्षार चित्र गई शटी वचा अजगंधैला सुरशिष्य विपाचितम शूलानाहर सर्पिर दधना चानिल गुलमिलाम इति हिंगु सौवर चलादि घृतम। अभी यहाँ पे देख लीजिए कि ये वातगुल्म का अधिकरण शुरू हो गया। मूल प्रतिज्ञा क्या है कि सिद्धानातः प्रवक्ष्यामि, ये सब सिद्ध योग है। यहाँ पे आपको मैंने कहा था कि ये जो सिद्ध योग है, लेकिन आपको उसकी सिद्धि कैसी होती है, मात्रा कालाश्रय युक्ति युक्तिर सिद्ध सिद्धिर युक्तो प्रतिष्ठिता, इसका आपको मात्रा कालाश्रय बताना होगा, और उसका शास्त्र तर्क भी बताना होगा, द्रव्य गुण मीमांसा भी उसकी करनी होगी। लेकिन आपको ये तो पूरा का पूरा बता दें कि अनिल गुलमिनाम शूला नाह हरम, वात अनिल वातिक गुल्म में शूल और अनाह अगर होता है तो उसके लिए ये ट्रीटमेंट बताई गई है।
भी इसमें भी देख लीजिए कि हिंगू है, सवर्चल है, अजाजी, विड़दा, अड़िमा, अभी जिन्होंने औषधि निर्माण किया है उनको सब पता चलेगा कि अगर ये आप घृत निर्माण करते हैं और घृत निर्माण में जो कलका बनता है उसी में अगर ये सब हिंगू और सवर्चल, बीड़ दाड़िमा डाल दे पहले से ही, तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। ये पूरा का पूरा उफान आ जाएगा उसमें। और उसमें जब भी क्षार पड़ता है तेल में या घी में, तब ये एक उफान आ जाता है, प्रसर अवस्था आ जाती है। और प्रसर अवस्था आने के बाद आपके हाथ में कुछ नहीं आता है। जैसे तो आपको अग्नि कितना रखना पड़ेगा, और ये जो ऐड करना है हिंगू, सवर्चल, आजाजी, बिड़, दाड़िमा, वो कब उसमें ऐड करना पड़ेगा। दाड़िमा दाड़िमा की तो बात नहीं, दीपक चित्र का कोई बात नहीं, लेकिन हिंगू, सवर्चल और बिड़, ये अगर आपको ऐड करना है, क्षार कोई ऐड करना है, तो पाचन करते समय कब ऐड करना पड़ेगा, ये भी आपको एक युक्ति उसकी एक अलग है। और ये आपको जिन्होंने औषधि निर्माण किया है उनको तो पता चलेगा, अनुभव से या किसी और के अनुभव से उन्होंने देखा होगा कि क्या वहाँ पे होता है। लेकिन फिर भी ये भी आपको ध्यान रखना पड़ता है औषधि निर्माण के समय कौन सा बर्तन आपको यूज करना पड़ता है। यहाँ पे अगर आप एल्यूमिनियम का बर्तन ले लें तो सत्यानाश हो जाएगा घी का। तो इसके लिए आपको जो पीतल का बर्तन ही चाहिए, स्टील का भी चल सकता है, लेकिन स्टील के बर्तन में अगर उसका ये जो बेस है वो थोड़ा भी पतला है तो ये घी का जलना पूरा बिल्कुल नियत है। तो स्टील का भी बर्तन अगर आपको लेना है तो उसका जो बेस है वो बहुत ही ज़्यादा जाड़ा होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप गैस और वो बर्तन इसके बीच में कुछ ना कुछ तवा वगैरह रख दें ताकि उसको थोड़ा सा वो हीट मैनेज हो जाए। नहीं तो ये आपका ये घी का जलना स्वाभाविक है। और वो भी बता देना चाहता हूँ कि हिंगू या बीड़ा है या कुछ क्षार डालना है आपको आपा मार्ग, अरे हाँ भैया अभी तो एक जाते जाते बता देता हूँ कि अभी आपा मार्ग आपको बहुत ही मिल जाएगा। आप खुद जितना हो सके आप संकलन कर लीजिए उसका, और बाद में क्षार बना लीजिए। कैसे बनाना है आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो बाद में पूछ लीजिए। लेकिन अभी आप एक गणपति विसर्जन होने के बाद थोड़ी अगर बारिश कम हो जाती है तो जितना हो सके आपा मार्ग संकलन कर लीजिए। आपका एक बड़ा पूरे साल भर का आपा मार्ग क्षार निकल जाएगा उससे। जरा थोड़े यहाँ आप अपने गांव से थोड़े बाहर चले गए तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारा आपा मार्ग पड़ा है, आप संकलन कर लीजिए। तो यहाँ पे कहने की बातें दो चार थी कि ये औषधि निर्माण करते समय ये क्षार, हिंगू, ये जो है दवाइयाँ ये कब डालनी है उसमें, कब तक वो छन्नी वो चलाती रहनी चाहिए, अग्नि की मात्रा कितनी होनी चाहिए, और ये आपका जो भाजन है स्टील का हो या पीतल का हो तो उसमें ध्यान क्या देना होगा, ये भी एक चर्चा करने की बात है। अभी ऐसे ही मैं सिर्फ उसका एक दिशा दर्शन कर रहा हूँ। आप में से जिन्होंने औषधिकरण किया है उनको तो मालूम होगा, अगर नहीं किया है तो ये ध्यान देने की बात है। इतना ही सिर्फ याद रखिए। चलो आगे चलते हैं। आगे वाला हपुषादिकृत है। हपुषा योष पृथ्वी का चौवे चित्र का सिंधव ही। अभी यहाँ पे भी एक चौवे चित्र का नागर ही, चौवे चित्र का नागर ही। तो चौवे चित्र भी एक ग्रुप है, बहुत सारी बार बहुत दवाइयों में दिखता है चौवे चित्र का। तो यहाँ पे भी दिख रहा है वो हपुषा व्योष पृथ्वी का चौवे चित्र का सिंधव ही, सजाजी पिप्पनी मूल दीप्य विपचेद घृतम। अभी ये विपचेद घृतम ये तो ठीक है। सकोल मूलक रसम, कोल मूलक रसम, ये आपको एक उसका द्रव बता दिया है क्या है उसमें डालने का। सक्षीर दधिराड़िमम, अब भी यहाँ पे भी औषध निर्माण करने, जैसे कि ये जो मेरा लेक्चर चल रहा है ना, वो ऐसे लोगों के लिए प्राधान्यता है कि जो एमडी कर रहे हैं या कर चुके हैं और अपनी दवाइयाँ खुद बनाते हैं, अपनी चिकित्सा अभी जिन्होंने शुरू की है। जो अभ्यस्त वैद्य है उनके लिए तो एक ये पुनरावलोकन हो जाएगा, लेकिन उनको फोकस करके मैं बता रहा हूँ। अभी ये स्वकोल मूलक रसम सुक्षीर दाढ़ी दाढ़ीमम, औषधि निर्माण करते समय दधी दधी क्षीर
कब डालना है, ये भी आपको ध्यान देना पड़ता है। ये खीर और दही का पहले से ही संयोग कर लेना चाहिए, या डायरेक्ट वो जो बर्तन है उसी में घोल करके वो छलनी चलानी चाहिए। ये सब जो है वो अभ्यस्त कर्मा की ही बातें है। और अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो जरा थोड़ा किसी से पूछ कर ये कर लीजिए। जैसे कि पहले तो मैंने बता दिया, अब इसमें भी सैंधव है। सैंधव आपने सब घृत के साथ ही पहले जो गैस शुरू करने से पहले डाल दिया, आपके हाथ में कुछ आने वाला नहीं है, तो सब पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। इसलिए वो सेंधव जो डालना है कब डालना है, कितना पानी कितना द्रवांश रहते रहते सेंधव डालना है, और ये सब अभी क्षीर दधी वो और सेंधव के साथ है, तो ये सब जुगाड़ कैसे करना है ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। अभी ये बताते हैं कि तत्परम वात गुलमग्नम शूलानाह विमोक्षणम। अभी ये मोक्ष शब्द आया है, मुक्तिर्मोक्ष। शूलानाह विमोक्षणम योनि अर्शो ग्रहणी दोष श्वासकास अरुचि ज्वरान बस्तिरुत्पार्श्वशूलंच घृतमेतद विपोवति। अधिकरण तो यही बताया है। अभी ये गुल्म के अधिकरण में ये सब चल रहा है, तो इसका मतलब है कि गुल्म के अधिकरण गुल्म रहते हुए अगर ये किसी योनि अर्श ग्रहणी दोष ऐसे कुछ उपद्रव वहां पे है, तो ये क्या कहते हैं ड्रग ऑफ चॉइस हो जाता है। नहीं तो अलग से भी योनि अर्श है, ग्रहणी दोष है, श्वास है, अरुचि, इसमें आपको मात्रा और काल इसका तय करके आपका ये जो है आपको करना पड़ेगा कि इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ऐसे जब किसी एक अधिकार में ऐसे कोई दवाइयाँ आते हैं और वो अधिकार में और कुछ उसके प्रयोग बताते हैं, तो उसके दो अर्थ होते हैं कि उस तय करके आपको तय करना पड़ेगा उसकी मात्रा और काल, उसके शास्त्र तर्क के अनुसार आपको उसकी मात्रा और काल तय करनी पड़ेगी। इति हपुषादिगुरुतम, हपुषादिगुरुतम। चलो आगे चलते हैं। अभी पिप्पल्यादिगुरुतम। पिप्पल्या पिचुरार्ध्यर्धो दाढ़िमा द्विपलम फलम धान्यात् पंचघृतात् शुण्ठ्यः कर्षः क्षीरं चतुर्गुणम् सिद्धमेतेर घृतम सद्यो वातगुल्मं व्यपोहति योनिशूलम शिरशूलम अर्शांसि विषमज्जनम इति पिप्पल्यादिगुरुतम। अभी यहाँ पे आप बता दीजिए, पहले तो आपको प्रमाण नहीं दिया था, यहाँ पे एक प्रमाण दिया है, इसका इतना प्रमाण है, इसका इतना प्रमाण है। अभी यहाँ पे हमारे एक पुणे के दोस्त है, सीनियर दोस्त है, बड़े विद्वान है, उनका नाम है वैद्य समीर जमदग्नि। अपने औषधि निर्माण खुद करते हैं, बड़ा उनका व्याप बड़ा बड़ा है। तो उनका ये कहना है कि अगर हमको दवाइयाँ बनानी है तो जो प्रमाण ग्रंथों ने दिया है उसी प्रमाण में अगर आप दवाई बनाते हैं कि यहाँ पे क्षीरम कर्ष गुरुता शुंठ्य कर्षम क्षीरम चतुर्गुणम दाढ़िमा द्विपलम पलम, तो ये पल कर्ष ये जो मात्रा है ये जो बताई है उसी मात्रा में अगर आप उसका दवाइयों का निर्माण करते हैं तो ये घृत या जो भी तेल है या जो कुछ भी दवाई है वो बिल्कुल अत्यंत समुचित और उत्तम बन जाती है। ऐसा उनका एक कहना है, वो उनका अनुभव है। तो हमारे दोस्त है, सीनियर दोस्त है, तो बड़े दिनों से ये कह रहे हैं कि मेरा ये अनुभव है, मेरा ये कहना है, मेरा ये अनुभव है कि अगर आपको दवाइयाँ बनानी है, नहीं तो क्या होता है जनरली हम लोग करते हैं कि चलो अभी इस पेशेंट को चलो समझो 2 किलो तू घी बनाना है, तो 2 किलो के अनुसार ये सब हम तय करते हैं। कल का चतुर्गुण घृतम व तैलमेव चतुर्गुणे द्रव्य साध्यम वगैरह वगैरह, इस मात्रा से हम ये सब मैनेज करते हैं। उनका कहना थोड़ा अलग था कि आप जो उन्होंने मात्रा बताई है उसी मात्रा में अगर आप उसके वो घृत तैयार करते हैं
तो अच्छा होता है और पेशेंट को भी बड़ा अच्छा उसका परिणाम मिल जाता है, ऐसा उनका एक कहना था। चलो एक थोड़ा आगे चलते हैं। चार मिनट है और एक हो जाएगा नीलेश जी। हम्म। यस सर। अभी तो, हाँ, यहाँ पे और एक बात अलग सी की गई है कि घृतानाम औषधगणा ये एते परिकीर्तिता ते चूर्ण योगः वर्त्यस्ताः कषायास्ते च गुल्मिनाम्। जो औषध गण यहाँ पे बताए, घृत के औषध गण जो बताए हैं, उसका आप चूर्ण भी इस्तेमाल करता है, उसकी वर्ती भी इस्तेमाल करते थे, उसके कषाय भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये 76 का श्लोक है। अभी यहाँ पे आपको मैं एक अध्ययन के लिए काम देता हूँ कि चूर्ण योग कहाँ देना है, वर्ती कहाँ पे देनी है। वर्ती का तो एक अधिकरण सिद्ध है कि गुद में ही देनी है। कषाय कब देना है, कहाँ देना है, इसकी एक मात्रा और काल आप तय कर लीजिए। शास्त्र सिद्ध शास्त्र तर्क के अनुसार आप तय करने का प्रयत्न कीजिए। ये आपके लिए एक अध्ययन का विषय हो जाता है। जैसे कि मैंने पहले पिछले लेक्चर में भी कहा था कि आप एमडी कर रहे हैं या नहीं तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ अध्ययन होना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि आप जो अनेक अनेक आयुर्वेदीय नियतकालिक चलते हैं, वहाँ पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे अधिकरण का एक थोड़ा सा विस्तार करके अगर लिख ले, तो आगे वाले के बाद बताते हैं, चूर्णाने मातुलंगस्य भाविताने रसेना वा कुर्याद वर्ति स गुटिका गुल्मानाहारति शांतये। चूर्णाने मातुलंगस्य भाविताने रसे मातुलंगस्य रसेन वा भाविताने, ये जो ऊपर वाले चूर्ण है, उनका अगर आप मातुलंग से रस से भावना देते हैं और गुटी वर्ती करते हैं, तो कुरियाद वर्ती स गुटी का गुल्म आनाह आरती शांति। अभी गुल्म और आनह की आरती, आरती एक शब्द अलग से बताया है, उसका एक विशेषण बताया है, उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। अभी जरा रुकते हैं, 5 मिनट की गैप लेते हैं, आगे मीटिंग शुरू कर देंगे। हिंगू त्रिकुटकम पाठा हपुषाम अभयाम शटीम अजमोजा अजमोदा जगंधे छ तिंतिड़ी तिंतिड़ी काम्ल वेतसौ दाड़िमं पुष्करम धान्यम अजाजिम चित्रकम वचा द्वौ क्षारो लवणे द्वे च चव्यम च एकत्र चूर्णयेत चूर्णमेतत् प्रयोक्तव्यम अन्नपानेषु अनत्ययम्। अभी यहाँ आपको थोड़ा और भी है। पराग्भक्तम अथवा पेयम मध्येन उष्णोदकेन वा पार्श्वरुद्बस्तिशूलेषु गुल्मे वातकफात्मके आनाहे मूत्रकुरुच्रे च शूले च युनिबोधजे बुधयोनिजे ग्रहणी अर्शविकारेषु प्लीन्नि पांडवामये अरुचौ उरोविबंधे हिक्कायाम कासे श्वासे गलग्रहे। अरे बाप रे, बड़ा ही अ, विस्तार किया है। अभी यहाँ पे ये जो दवाइयाँ दी हैं, इनका प्रैक्टिकल थोड़ा देख लेते। हिंगू त्रिकुटकम पाठा, इसमें भावी हाँ भी हाँ और भी रह गया था, सॉरी। पूर्व बंदे गलग रहे भावितम मातुलुंग से चूर्णवेतद रसेन वा बहुशो गुटिका कार्या कार्मुका सत्वधिकम। अभी यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट के 2 लेवल बताया है कि भावितम एतद चूर्णम, ऐसा ही करे चूर्ण एक, ये सब इकट्ठा मिला के चूर्ण करे, या वा मातुलुंगस्य रसेन भावितम गुटिका कार्या, मातुलुंग के रस की भावना देकर उसका एक गुटिका आप कर लेते हैं। कार्मुका स्युस्ततो अधिकम, कार्मुक हो जाती है। ये आपको और एक बार बात उन्होंने बता दी। अभी यहाँ पे जो करना है,
हिंगू त्रिकटकम पाठा। जब आप दवाइयाँ बनाते हो तब ये आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे ये जो तिंतिड़िक अम्लवेतस ये जो है चित्र का वचा क्षार और लवण यहाँ पे अगर पड़ते हैं तो आपको ये जो चूर्ण है उसका शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं होता। तो आपको ये तदात्वे बोलते हैं, इसे बहुत कम मात्रा में बनाने, अगर आपका रेगुलर सर्कुलेशन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको ये बहुत कम मात्रा में बनाना पड़ेगा। नहीं तो पर्याय अत्यधिक अच्छा है कि मातुलुंग की भावना देकर ही आप उसकी गुटिका बना ले तो अच्छा है, क्योंकि वैसे अगर ड्राई रखने का आप कोशिश करेंगे तो ये टिकने वाला है नहीं। उसमें हिंग है, क्षार है, लवण है, तो ये टिकने वाला है नहीं, उसको पानी छूट जाएगा। अन्यथा आप कर सकते हैं कि अ, जैसे कि मैं यहाँ पे अपने प्रैक्टिस में करता हूँ, पानी तो छूट जाता है। अगर ऐसे में कुछ मेरे पास क्षार में इस्तेमाल करता हूँ, अपामारक का क्षार है या कुछ और भी क्षार बना देता हूँ मैं। ये जो हरभरा खाते हो, चणक चणक का भी क्षार मैं बनाता हूँ। तो उसको तो बनाते हैं तो एक जितना बन जाता है वो साल भर में टिक जाता है, लेकिन थोड़ा सा अगर सीजन चेंज हो गया, ड्राइनेस कम हो गया कि उसको पानी छूटता है, तो वहां पे हम लोग दो युक्ति कर सकते हैं, जुगाड़ी कर सकते हैं कि ये जो सिलिका जेल वाली छोटी छोटी सैचे रहते हैं, वो अगर बॉटल को अंदर से चिपका ले तो थोड़ा वो उसका पानी कम हो जाता है, पानी जमा होना। वो जो ढक्कन रहता है अपने बॉटल का या जो है उसमें अगर आप ऊपर से चिपका ले वो सिलिका जेल का ये सैचे, थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। और दूसरी बात है कि अगर ये जो क्षार आप बनाते हैं, ये जो अगर मिश्रण बनाते हैं, ये जो आपको रखना है वो बिल्कुल कांच के ही ग्लास ग्लास के ही बॉटल में रखना पड़ेगा। अगर आप कोशिश करें कि ये चलो ये पर्ल पेटी या प्लास्टिक है इसमें, तो उसमें छेद आ जाएंगे। आपको करना करके देखना है तो बिल्कुल करके देखिए। इसका अगर सिद्ध करते भी आप पर्ल पेट के या प्लास्टिक के इसमें रख देते हो तो उसमें छेद आ जाता है। वो पूरा का पूरा 1 महीने के अंदर वो पूरा फाड़ के वो प्लास्टिक उसमें पूरा सत्यानाश हो जाता है, निकल आता है वो। मेरा अनुभव है। तो इसलिए बताता हूँ कि ये प्लास्टिक में कभी नहीं रखना चाहिए, उसको दुर्गंध भी आ जाती है। एक 7 दिन के बाद उसको प्लास्टिक में रख दे तो उसकी गंध भी आ जाती है, एक बात। और अगर महीना भर ऐसे ही रख लिया आपने वो क्षार युक्त घृत या क्षार युक्त ऐसे चूर्ण, तो उसको बिल्कुल ये प्लास्टिक का ही सत्यानाश हो जाता है। ये जो बाजार में मिलते हैं ना कि जिसमें गुरुत्व देते हैं, वो तो इसके लिए, लेकिन अगर स्टोर करना है आपको या पेशेंट को भी बताना है तो अगर इसकी आप पूड़ी बना के भी देना है आपको तो भी आपको ये प्लास्टिक के ही इसमें देना पड़ेगा। अगर कागज में इसमें दोगे पूड़ी बना के तो नहीं होगा, वो कागज में ही उसका पानी हो जाता है। और इसकी गुटी का भी आप बनाते हो तब भी आपको ये उसका कुछ ऐसे अच्छी तरह से छोटे बॉटल में, जिसमें ये जैसे मैंने कहा कि सिलिका जेल उसमें डाल के उसको ही आपको देना पड़ेगा। ये सब व्यवहार की बातें हैं। लेकिन यहाँ पे एक सूत्र जो दिया है, भावितम मातुलंग से चूर्णम एतद रसेन वा बहुशो गुटिका कार्य कार्मुका स्युस्ततो अधिकम। कार्मुका स्युस्ततो अधिकम, कार्मुक ज्यादा बन जाते हैं, अधिक बन जाते हैं हिंगवादी गुण चूर्ण गुटिका। अभी यहाँ पे आप देख लीजिए कि हिंगू त्रिकटुकम पाठा पुषाम अवया शटिम, इन सब का रस क्या है। और उसको भावना देने को जो कहा है कि मातुलंग से रस की भावना दे दो, जनरली क्या करता है कि हमें औषधि निर्माण के सिद्धांतों में भी यही बताया है कि उसके अनुसार रस की, उसके अनुसार वीर्य की भावना दे दिया। अब तो यहाँ पे जो होता है, मातुलंग का रस है अम्ल रस, मध्यम बल, मध्यम बल का मातुलंग का रस मध्यम अम्ल, मध्यम बल अम्ल रस का उसकी भावना देनी है आपको। और कहते हैं कि कार्मुकास्युस्त तो अधिकम। तो ये आपके लिए एक सोचने की बात है। अभी इस पर आपत्ति नहीं है, ऐसे कैसे होगा, ऐसी बात नहीं है, ये होने वाला है। जैसे कि चरक जी ने बताया है तो होने वाला है। अब ये ऐसे कैसे होगा, ऐसे नहीं, ये कैसे होगा ये सोचने के लिए हमें प्रयुक्त होना चाहिए। तो श्रृंगादि गुणम गुटिका चूर्णम और गुटिका, ये ऐसे थोड़ा एक
अध्ययन का विषय है कि ये सब जो चूर्ण है वो लवण रस प्रधान है या कटु रस प्रधान है। थोड़ा सा दाड़िम है उसमें, तिंटी का अम्लवेतस है। लेकिन इन तीनों का भी बल भी इकट्ठा किया जाए तो भी जरा थोड़ा कटु और लवण रस अधिक हो जाता है। और उस पर भी बताए थे कि ये मतुलुंग से रस की भावना देकर अधिक बलवान हो जाएगा। तो ये अपने अपने के लिए, हम लोगों के लिए अध्ययन का विषय हो जाता है। अभी मातुलुंग की चूर्ण, मातुलुंग के रस के भावना देने से क्या हो जाता है? क्या इस मिश्रण का अम्ल रस बढ़ जाता है? क्या इस रस का जो लवण रस सब लोगों का अभिभव करता है, सब रसों को, वो कम हो जाता है? या जो लवण रस कम होने के कारण जो यहाँ पे कटु तिक्त थोड़े से रस दिखाई दे रहे हैं वो व्यक्त हो जाते हैं? ये सब आपके लिए अध्ययन के विषय हो जाते हैं और करना चाहिए अध्ययन, ऐसा मेरा मानना है। चलो आगे चलते हैं। थोड़ा ऊपर ले लेंगे नीलेश। मातुलंगो रसो हिंगु दाड़िमं बिडसंदवे सुरामंडेन पातव्यम वात गुल्ब रुजापम। अभी यहाँ तो बिल्कुल ही छोटा सा योग दिया है। मातुलंग रसो हिंगु दाड़िमं बिडसंदवे सुरामंडेन पातव्यम वात गुल्म रुजापहम। अभी यहाँ पे कंडीशन भी स्पष्ट है कि वात गुल्म में रुजा हो तो ये देना है। क्या क्या देना है? ये बिल्कुल आवश्यक चिकित्सा है। मातुलुंग का रस, हिंगू, दाड़िम, बिड़ और सेंधव, ये कॉम्बिनेशन आपको देना है। आगे चलते हैं। शटी पुष्कर हिंगवम्ल वेतस वेतस क्षार चित्रकाम धान्यकंच यवानिंच विडंगम सेंधवम वचा। अभी यहाँ पे एक, अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि वरंगाक्षर जिसको कहते हैं, ग्रहणी में आया है वो। उसमें विडंगम चित्रकम शुंठी सकृता सैंधवम वचम। तो अब उसमें भी यहाँ पे विडंग है, सैंधव है, वचा है, चित्रक है। विडंगम चित्र सिर्फ विडंगम चित्रकम शुंठी, बस यहाँ पे शुंठी नहीं है सिर्फ उसी योग की। तो ये भी आपको चलो एक अध्ययन का विषय हो कि उसमें विडंगम चित्रकम शुंठी सकृता सैंधवम वचाम दग्ध्वा कपाले पयसा गल्म प्लीहा पम पिबेत। तो गुल्म का अधिकार भी बताया, प्लीहा का अधिकार भी बताया, लेकिन आया है वो अलग से अधिक ग्रहणी चिकित्सा में। और वहाँ पे वाघभट जी ने बताया है कि वहाँ पे विडंगम चित्रकम सत्तुन, शुंठी नहीं है। वाघभट जी के पाठ में शुंठी नहीं है, तो सत्तु है वहाँ पे। विडंगम चित्रकम सत्तुन सकृता सिंधव मोचा, बाकी पाठ वही है। दग्ध्वा कपाले पयसा गुल्म पेहा पे हम पे। चलो ये आपके लिए थोड़ा सा, जिसको बोलते हैं जक्स्टा पोजिशन कर लीजिए। डायरेक्ट उसको कंपैरिजन बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है इस पर बात पर भी मैंने की है कि कंपैरिजन और जक्स्टापोजिशन में अंतर होता है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जक्स्टापोजिशन बता रहा हूँ कि ये उसका एक साधर्म्य वैधर्म्य ढूंढ लीजिए। कंपैरिजन कब होगी? जब आप उस साधर्म्य और वैधर्म्य का एक तर्कसंगत प्रतिपादन करोगे, तब उसको कंपैरिजन बोल सकते हैं। सिर्फ ये बता देना कि चलो इसमें धान्य का है, इसमें ये बिडंग है, सेंधव है, चित्रक है, कॉमन है, और उसमें ये है, ये दो कॉमन है, इसमें ये अनकॉमन है, ये तो साधर्म्य वैधर्म्य बता देना, इसको कंपैरिजन नहीं बोलते। इसको जक्स्टापोजिशन कह सकते हैं कि ये भी रख दिया, ये भी रख दिया। अभी मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये समान है, ये असमान है, ये भी धर्म है, ये सब बता मुझे पता चला। लेकिन अभी इसमें ये जो साधर्म्य वैधर्म्य है, उसका हम तर्कसंगत प्रतिपादन कर सकते हैं कि जो कि इसमें शटी पुष्कर मूल का मूल है, हिंगू है, इसके कारण इसका ये वैधर्म्य इस तरीके से काम करता है। वहां पे दग्ध्वा कपाले पैसा कहने से इसका इसका अंतर ये पड़ता है। तो ये भी आपके लिए, इसको कहते हैं कंपैरिजन। और ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सिर्फ मेरे मान्यता है, मेरा एक मैंने आर्टिकल भी लिखा था, लेकिन उस जर्नल ने वो अभी 5-6 साल हो गए पब्लिश नहीं किया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि कंपैरिजन और जस्टापोजिशन बिल्कुल अलग बात
उसके आगे शुरू होती है कि ये क्यों है ऐसा। इससे अगर शास्त्र में कुछ तर्क मिल जाता है आपको और उसको तर्क का आप प्रतिपादन करते हैं, उसको बोलते हैं कंपैरिजन। ऐसा मेरा मानना है। और जितने भी मेरे सुनने वाले हैं उनको मैं बता देता हूँ कि आप कंपैरेटिव स्टडी कीजिए, ना कि जक्स्टापोजिशनल स्टडी कीजिए। तो यहाँ पे देखने की बात है। और भी एक मैं बता देता हूँ कि शटी पुष्कर मूल, ये जैसे मैं कभी, मुझे लगता है नीलेश 4-5 साल हो गए शायद हो गए, तो ये मैं बता रहा था कि वो एक वर्कशॉप में कि ऐसे छोटे छोटे योग बहुत आते हैं। तो उन्होंने ये ढूंढ लिया था कि शटी पुष्कर मूल भी एक योग है, बहुत सारे योगों में आता है। मुझे याद नहीं, लगभग कुछ 200 या 300 योगों में ये शटी पुष्कर मूल कॉम्बिनेशन आ रहा था वहाँ पे। अभी मुझे डायरेक्ट वो एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन आप ढूंढ सकते हैं। तो शटी पुष्कर मूल ये एक कॉम्बिनेशन है, उसका आधार लेके शटी पुष्कर मूल एक योग भी बन सकता है। आप उसकी युक्ति से आप मात्रा कालाशय से उसका भी अलग अलग इस्तेमाल कर सकता है। वो भी मेरा प्रतिपादन मेरे पुस्तक में किया है, इसलिए यहाँ पे मैं उसमें समय ज्यादा नहीं गवाऊंगा। चलो आगे चलते हैं। 86 हो गया अपना अभी। स चव्य पिप्पली मूल मूलाज मूला मूलम अजगंधां सदाडिमाम अजाजिं चाज मूलांच चूर्णं कृत्वा प्रयोजयेत् रसेन मातुलंगस्य मधुशुक्तेन वा पुनः भावितं गुटिकां कृत्वा सुपिष्टां कोलसंहितां गुल्मं प्लीहानम् आनाहं श्वासं कासमरोचकं हिक्कारधुरवमर्शांसि विविधां शिरसोरुजम्। अभी और भी है। पांडवामयम कफोत्क्लेशम सरोजांच प्रवाहिकां पार्श्व हृदबस्तिशूलंच गुटिका ऐशा व्यपोहति। अरे बाप रे। अभी यहाँ पे कुछ क्ल्यू मिलता है क्या, देख लेते हैं क्या है। सचव्य पिप्पली मूलाम अजगंधा सदाड़ीमाम अजाजिन चादमोजांच चूर्णम कृता प्रयोज्य। चूर्ण इतना ही है अभी यहाँ पे दिया है आपको। रसेना मातुलंगस्य मधुशुक्तेन वापुना, विकल्प आ गया। विकल्प का मतलब है आपको ये दोनों समान बल है, इसलिए विकल्प आ जाता है। तो ऊह तंत्र युक्ति से आपको तय करना पड़ेगा कि किसका मेरा अनुपान मातुलंग रस होगा और किसका मधुशुक्त होगा। सॉरी, अनुपन्न ये है, भावितम, भावना देनी है। गुटिकाम कृत्वा सुपिष्टाम कोल संहिताम। चलो कोल संहिता दिया है तो उसकी एक मात्रा भी आपको बता दी। तो सिर्फ आपको यहाँ पे अभी काल का सोचना पड़ेगा। गुल्मम प्लिहानम आनाहम श्वासम कासम अरोचकम, ये सब दिया है। अभी यहाँ पे थोड़ा ऑफबिट जो आ जाता है, विविधाम शिरसोरुजम। अभी यहाँ पे दुष्य की एक परिकल्पना स्पष्ट नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे विविधाम शिरोसोरुजम, ये जो है ना, ये आपको रक्त दुष्य की एक सूचना देता है। जैसे कि चरक सूत्रस्थान में 17वें अध्याय में बताई दिया है, वातादय प्रकुप्यन्ति शिरसि असृंच दुष्यति ततः शिरसि जायन्ते रोगा विविध लक्षणा। तो शिरसोरुजम जो होता है उसमें एक गृहीत है कि यहाँ पे एक रक्त ही दुष्य एक स्वाभाविक है। जो भी शिरोरुजा हो तो इसके अनुसार आपको उसका एक रक्त का एक अनुबंध तो होना ही है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, थोड़ा सा व्यतिरेक उसका कर ले तो, कि यह विविधाम शिरोसोरुजम यानी कि ये सब जो है ना, ये जो सवे चवे पिपली, ये कुछ रक्त दूष्य पर भी काम करने वाला योग है। इसके आधार पर आप इसका एक अतिदेश कर सकते हैं। अतिदेश यानी ये जो परिकल्पना है उसका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना, इसको बोलते हैं अतिदेश। तो अतिदेश आपको करना है कि शिरोसोरुजम में होता है, तो शिरोसोरुजा में यहाँ पे रक्त दूष्य है, तो रक्त दूष्य ऐसे कहाँ कहाँ पे होते हैं वहां पे भी हम कर सकते हैं। और आप और भी तय कर सकते हैं कि कौन सी शिरोरुजा में ये आपको करना है। अभी ये करने का एक तर्क क्या है कि इसका रस क्या है, इस कॉम्बिनेशन का। सचव्य पिप्पली मूला मजगंधम सुदाड़ीमाम अजाजिन चादर। तो इसका रसवीर्य विपाक तय करने के बाद आपको पता चलेगा कि इस रक्त दूष्य में ये किस तरीके से काम करता है। चलो, तो एक और भी ऐसा दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है कि हर एक सूत्र में कुछ ना कुछ आपको रिसर्च पोटेंशियल है। आपको एक लेखन की विस्तार की एक क्षमता मिल जाती है। वैसे तो है कि
पूरा का पूरा चरक संहिता का हर एक सूत्र, जैसे मैंने बार बार कहता हूँ, मुझे तो लगता है कि एक महफिल चल रही है और थोड़े से में बता दिया है कि चलो अभी इसका विस्तार करो। तो ऐसे एक महफिल लगती है मुझे। एक अध्याय पढ़ लेता हूँ तो लगता है कि अरे क्या है, जैसे भीमसेन जी का या कुमार जी का एक पूरा का पूरा 3 घंटे की महफिल सुन ली, ऐसा लगता है कभी कभी। तो ये एक एक सूत्र भी कभी कभी महफिल लगता है कि अरे ये, जैसे कि अभी ये होता है ना कि किसी कोई गाना सुनता हूँ लता जी का, तो लगता है अरे यार ये अभी उन्होंने गाना गाया है, लेकिन इसका पोटेंशियल कितना है। इस गाने को अगर मैं ये इसकी बंदिश कर लूँ और गाने लगूँ तो मैं एक पूरा का पूरा घंटा एक गा सकता हूँ ना, इस गाने की बंदिश कर लूँ तो। ऐसे ही ये सब है कि एक अभी यहाँ पे मिल गया मुझे ये क्ल्यू कि विविधाम शिरोसोरुजन। अरे शिरोसोरुजन पे काम करता है तो चलो मैं इसका रस ढूंढ लेता हूँ, वीर्य ढूंढ लेता हूँ, विपाक ढूंढ लेता हूँ और उसका तर्क सिद्ध उसकी एक पहचान बना लेता हूँ। और उसके बाद ये शिरोसोरुजन में काम क्यों करता है, कैसे करता है, कितनी मात्रा में, मात्रा तो बता दी, अले उसका काल तय करना है। ये सब मेरे लिए एक अध्ययन का पूरा एक 2-4 दिन का एक अध्ययन का कार्य हो जाता है। तो ऐसे अगर आप करने लगो एमडी करते करते समय या जो फुर्सत में टाइम मिलता है, और ऐसे नहीं कि कागज पेन ही लेके बैठ जाए, आपकी अगर एक चिंतन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो आप मुंबई के हैं तो लोकल में बैठ के भी ये चिंतन कर सकते हैं, अगर पुणे के तो कार में या स्कूटर पे चलाते चलाते भी ये चिंतन कर सकते हैं। ये एक प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए सिर में। ये अभी ये मुझे मिल गया शिरोसोरुजम, चलो ये इसका ऐसे कागज पर एक 4-5 एक्सरसाइज कर लीजिए आप, बहुत होगा। आपकी एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है चिंतन की, और वो प्रक्रिया आपको बड़ा आनंद देती है। चलो आगे चलते हैं। 91 वाला श्लोक, नागरार्ध फलम पिष्ट्वा दे पिष्ट्वा द्वे फले लुंचतस्य च तिलस्य एकम गुड़फलम क्षीरेण उष्णेन ना पिबेत। पिबेत है तो पिबेत का मतलब ये आपको स्पष्ट है कि कितना उसके क्षीर उतना उसमें कितना होना चाहिए। गुड़ है, गुड़ फल है, तो क्षीर की मात्रा नहीं बताई है, आपको तय करनी है। लेकिन ये अर्ध फल नागर द्वे फल, एक तिलक का एक फल गुड़ फल है, इसके अनुसार ये आपको क्षीर है तो उसके उचित क्षीर लेना पड़ेगा। शायद 250 ml भी लग जाए या जो उससे भी ज्यादा लग जाए, लेकिन वो पीना है आपको। यानी कि पीना है तो मतलब पीना, पीने के पद्धति से पीना है, खाना नहीं है वो, आपको पीना है। तो ये क्या क्या करता है, वातगुल्मम उदावर्तम योनिशूलंच नाशयित। अभी ये अधिकरण तो चल रहा है अपना वातगुल्म का, उसमें भी ये बता दिया, तो उसका अध्ययन कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। आगे वाला श्लोक है, पिबेद एरंडजम तैलम वारुणी मंड मिश्रितम तदेव तैलम पयसा वातगुल्मी पिबेंद्रः श्लेष्मण अनुवले पूर्वम हितम पित्तानुगे परम। चलो ये भी आपको एक अध्ययन का विषय मिल गया। पिबेद एरंडजम तैलम वारुणी मंड मिश्रितम तदेव तैलम पयसा वातगुल्मी पिबेत नरः श्लेष्मण अनुबले पूर्वम हितम पित्तानुगे। श्लेष्मण अनुबले पूर्वम हितम पित्तानुगे परम, ये आगे वाला। वारुणी मंड मिश्रित में कौन सा कहाँ पे इस्तेमाल करना है और पयसा कौन सा इस्तेमाल करना है, ये आपको यहाँ पे एक अध्ययन का एक थोड़ा एक आपको क्ल्यू मिल जाता है कि एरंडजन तैलम वारुणी मंड मिश्रितम पिबेत और पयसा पिबेत, दो आपके लिए पर्याय है। और ये उसका भी बता दिया कि श्लेष्मणे अनुलोगे, श्लेष्मणे अनुबले और पित्तानुगे, अलग अलग बातें बताई है, सिर्फ अभी यहाँ पे इसकी मात्रा नहीं बताई। चलो आगे चलते हैं। नीलेश, आगे आगे जाना है। हाँ अभी ये आ गया,
साधयेत् शुष्क शुद्ध शुष्कस्य लशनस्य चतुष्फलम् क्षीरोदके अष्टगुणिते क्षीरशेषञ्च नाभिवेत् वातगुल्मम् उदावर्तं रुद्रसीं विषमज्जलं रुद्रवं विदधीं शोथं साधयति आशु तत्पयः इति लशनक्षीरम्। अभी यहाँ पे एक तो स्पष्ट है कि ये पूरा का पूरा विरुद्ध अन्न है, ये दवाई है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि संहिता में अनेक योग ऐसे आते हैं कि जिसको हम आहार औषध कह सकते हैं। आहार में और औषध में अंतर स्पष्ट है कि आहार रस प्रधान होता है, औषध वीर्य प्रधान होता है। लेकिन बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी है कि जो आहार और औषध का कॉम्बिनेशन है, एक संयोग बनता है। तो ये जो है ये आहार औषध है, और उसमें भी उसकी एक अलग बात है कि ये विरुद्ध अन्न ही है। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया था पिछले लेक्चर में कि मैंने स्पोर्ट्स मेडिसिन में विशेषतः विरुद्ध अन्न का इस्तेमाल बहुत बार किया है। उनकी कुछ जरूरतें रहती है और कितनी देर तक करनी है वो अपना अपना वो है, ऐसे नहीं कि सबको कर दिया जाए। लेकिन स्पोर्ट्स वाले लोगों की कुछ ना कुछ स्पेसिफिक जरूरतें रहती है। जैसे कि मैंने कहा था, एक लड़की आई थी मेरे पास और वो राइफल शूटिंग करने वाली थी, कंपटीशन में जाने वाली थी। तो उनका जो राइफल शूटिंग वाले लोग हैं, उनका जो अटायर रहता है ना, वो यूनिफॉर्म नहीं कह सकते, वो जो खड़े रहने के बाद वो करते हैं ना, शूट करते हैं, तो वो जो ड्रेस पहनते हैं या उस पर वो कोट बीट जो सब सब पहनते हैं, उसका वजन ही 10 किलो रहता है, 10 या 11 किलो। तो अगर इतना वजन पहन के उस लड़की को वहां पे खड़ा रहना है, 10-12 किलो वजन पहन के, आपने आप में से किसी ने ट्रेकिंग किया है तो आप सोच सकते हैं कि आपको अगर पीठ पर दे दी 5 किलो और बोले कि चलो यहाँ पे सिंहगढ़ चले जाओ, सिंहगढ़ छोड़ दो, आपको अगर दो माले चढ़ने पड़े 5 किलो पीठ पर लेकर तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो अगर किसी लड़की को या लड़के को या किसी को भी, और वो टिपिकल राइफल शूट के लिए, सबके लिए जरूरी नहीं पड़ता, जो स्टैंडिंग पोजीशन में जो उनको एक वेट लगता है ना, कम से कम उतना लगता है। तो उनको वेट उतना लगने के लिए उनका बॉडी वेट इतना होना चाहिए तो बेर कर सकते हैं। तो अभी उनका बॉडी वेट अगर इतनी कम हो गया तो एक 4-5 दिन में या 10 दिन में उनका 2 या 4 किलो वजन बढ़ाना है, तो मैंने विरुद्ध अन्न का इस्तेमाल किया है। या जैसे भी पहले भी कह दिया था कि कोई रनर थी एक लड़की, और उसका स्प्रिंट मारती थी 100 मीटर के, 100 मीटर के स्प्रिंट वो मारती थी दिन में कम से कम 25 या 30। तो कंपटीशन तक जाने तक उसका जो मिनिमम वेट होना चाहिए वो इतना घट गया था कि 7 दिन के पहले उसके कोच थे, उनका फोन है कि अभी 7 दिन में इसका मुझे 4 किलो वजन बढ़ाना है। तो मैंने पूरा का पूरा विरुद्ध अन्न उसको खाने को बोल दिया। मत्स्य खाओ, उसके साथ दही खाओ, सेब खाओ, उसके साथ दही खाओ, और ये दूध भी पियो। तो वो कम से वो उसका स्प्रिंट होने के बाद उसका वो वजन ठीक हो। तो ये विरुद्ध अन्न का एक अच्छी तरीके से उपयोजन, ये भी हमारे लिए ग्रंथों ने ही उसकी अनुमति दी है। ऐसे नहीं कि मेरा कुछ अलग सोच है, मेरी ग्रंथों ने अनुमति दी है। तो वैसे ही ये लशुन क्षीर, ये आप देख सकते हैं कि ऐसे रुद्रोग में भी आपको पता चलेगा कि ऐसे भी विरुद्ध अन्न का एक इस्तेमाल कर दिया है। यहाँ पे भी दिया है कि ये विरुद्ध अन्न है। तो आपके लिए ये सब पूरा अध्ययन का विषय हो जाता है कि विरुद्ध अन्न का औषधि स्वरूप में इस्तेमाल कैसे करना है। अभी यहाँ पे एक शब्द बता दिया है, साधयित शुद्ध शुष्कस्य, शुद्धस्य तथा शुष्कस्य, दो बातें हैं। तो अभी यहाँ पे क्रम है, शुद्ध शुष्कस्य, शुष्क शुद्ध से भी प्रयोग हो सकता था, शुद्ध शुष्क से भी हुआ है। तो ये क्रम आपको बताता है कि आपको जो आर्द्रक है, जो गीला है, फ्रेश है, वो पहले शुद्ध करना है। शुद्ध किसमें करते हैं आर्द्रक? तक्र में। तक्र में उसके पूरे के छिलके निकाल के तक्र में डुबो देते हैं एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए। और उसके बाद निकाल के उसमें जो एक पीला वाला एक नार आ जाता है, वो निकाल लेते हैं। वो पूरा का पूरा ऐसा बड़ा हो जाता है तक्र में डालने के बाद। और वो उसके में जो पीला नार आ जाता है, क्या बोलते हैं हिंदी में मालूम नहीं, मराठी में हम नार बोलते हैं उसको। तो वो निकाल लेते हैं, और वो ऐसे हाथ से ही निकाल के
वो ऐसे ही कागज पर रख देते हैं पहले कुछ देर, और उसके बाद जैसे भी ड्राई करना है आपको ड्राई करना है। तो यहाँ पे क्रम दिया है, पहले आपको शुद्ध करना है, शुद्ध करने के बाद शुष्क करना है। तो शुद्ध करना है तेल तक्र में शुद्ध करके वो पूरा का पूरा अंदर का वो पीला वाला नार निकाल के आप निकाल लीजिए। उसके बाद शुष्क कीजिए। शुष्क तो पहले में युक्ति बता दी आपकी, ये जो करना है, तो अगर शुष्क करना है तो पहले पेपर पर रख दीजिए, ताकि जो छोटे छोटे ये तक्र के कण है वो निकल जाए। और उसके बाद ये आपको जो कुछ ड्रायर ड्रायर नहीं, अगर ये खाने का जो कुछ लगता है, प्लेट है या और कुछ भी है जिसमें आपको सुखाना है, वैसे वहाँ पे आप सुखा सकते हैं। लेकिन पेपर पर मत सुखाइएगा। पेपर आप खाने के प्लेट पर रखकर सुखा सकते हैं, लेकिन पेपर पर ही सुखाने गए तो उसको एक बदबू आ जाती है। 5-10 मिनट के लिए रख दीजिए आप, शुद्ध कर शुष्क करने के लिए, वो जो तक्र है उसमें वो निकल जाए इसलिए। लेकिन उसके बाद ये मत कीजिए। जरा 1 मिनट विश्राम चाहता हूँ, 1 ही मिनट। नीलेश 1 मिनट जरा। हो सर। हो नहीं सुनते खबर ना। हाँ चलो नीलेश जी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि शुद्ध करना है, उसके बाद शुद्ध शुष्क करना है। तो कैसे करना है, एक पुनरावलोकन करते हैं कि पहले तक्र में डाल दीजिए आप जितना चाहे आपको। चतुष्फल मात्रा भी बता दी है, तो चतुष्फल लहसुन। अब ये चतुष्फल मात्रा ये छिलके निकालने के बाद चतुष्फल है, और क्षीरोदक के अष्टगुणित शुद्ध शुष्क से चतुष्फलम ये शुष्क है। शुद्ध के हुए लहसुन की चतुष्फल मात्रा है, सॉरी मैं भूल गया। तो उसके आपको लगभग उससे डबल या ट्रिपल मात्रा लेनी पड़ेगी उसके करने के लिए। तो इतना आप लहसुन ले लीजिए, वो शुद्ध कीजिए, उसके बाद शुष्क कीजिए। जैसे कि मैंने उसकी युक्ति बता दी आपको कि पहले तो एक 10 मिनट 20 मिनट वहाँ पे वो पेपर पर रख दिए, उसके बाद उठा के प्लेट में रख दीजिए, वहाँ पे शुष्क कीजिए। धूप में किया तो भी चलेगा, क्योंकि ये तो उष्ण रस ही है। तो ये आप कड़े धूप में भी सुखा सकते हैं। ऐसे घर में सुखाने की जरूरत नहीं, कड़े धूप में और कड़े वात में भी आप सुखा सकते हैं। वातगुल्मम उदावर्तम रुद्रसीम विषमज्वरम रुद्रोगम विदर्दिम शोकम साधयति आशुतप्पयः। चलो आगे चलते हैं। नीलेश अभी यहाँ पे एक और भी एक आहार योग ही आया है। तैलम प्रसन्ना गोमूत्रम आरनालम यवाग्रजम गोलमम जठरमानाहम पीतम एकत्र साधयेत तैल पंचकम। इतना ही कहा गया है अभी। गुल्मम जठरम आनाहम पीतम एकत्र साधयेत। गुल्म जठर आनाह, उदर भी है, आनाह भी है, और गुल्म। तैलम प्रसन्ना गोमूत्रम आरनालम यवाग्रजम। आरनाल तो आपको बनानी पड़ेगी, तैल भी बनाना, तैल तो रेडीमेड होता है, प्रसन्ना भी आपको बनाना ही पड़ेगी। गोमूत्रम, अभी यहाँ पे देखने की बात है जो है कि यवाग्रजम, यव का अक्षर बनाना है, यव का अक्षर भी आपको बनाना पड़ेगा। ये सब बना के आपको पीतम पीतम पीत काम में मात्रा आपको बता दी है कि गौमूत्र की मात्रा ये द्रव है, आरना भी द्रव है, तैलम भी द्रव है, प्रसन्ना भी। सिर्फ यवा की जो क्षार है वही सिर्फ इसमें घन कह सकते हैं, बाकी सब तो है द्रव। तो इतना पीना है आपको, इसके तैल पंचकम कह सकते हैं। इसके इसमें आपको देखने की बात क्या है कि तैलम प्रसन्ना, तैल तो आपको चॉइस मिल जाता है कि अधिकरण के अनुसार, जैसे कि
एरंडजम तैलम बता दिया है, वो भी है आपका पास। कुछ नहीं कहा है, अनुक्ते तैले अनुक्ते तिलोद्भवम, ये भी आपको है। ये भी आपको अलग अलग अध्ययन की एक क्लू यहाँ पे मिल जाते हैं। चलो आगे चलते हैं। हाँ, शिलाजतु प्रयोग, पंचमूलिक कषायेण सक्षारेण शिलाजतु पिबेत तस्य पयो पयो प्रयोगेण वातगुल्मात् प्रमुच्यते। सिद्ध योग है, पंचमूलिक कषायेण सक्षारेण शिलाजतु पिबेत। अभी यहाँ पे भी पिबेत है, तो पिबेत का मतलब शिलाजतु की मात्रा, क्षार की मात्रा और पंचमूली का कषाय, इसकी मात्रा आपको तय करनी पड़ेगी और उसका काल भी तय करना पड़ेगा। शिलाजतु प्रयोग, अभी शिलाजतु आर्द्र लेना है, ड्राई लेना है, शुष्क लेना है, तो जो ये भी आपके लिए एक अध्ययन की एक बात हो सकती है। आगे चलते हैं। वाट्यम पिप्पलयूषेण मूलकानां रसेन वा भुक्त्वा स्निग्धम उदावर्तात् वातगोलमात् विमुच्यते। अभी उदावर्तात् वातगोलमात्, उदावर्तात्, ये उदावर्त वातगोलमात् ये दोनों समास होता तो उसका अर्थ अलग हो जाता है। उदावर्त से कारण जन्मा हुआ, वातगुल्म ऐसा हो जाता है। और आहार का एक मिश्रण हो जाता है, क्योंकि पिप्पली युष है, मूल का तो खाद्य का आहार का ये भाग है। वाट्यम पिप्पली, वाट्य भी आहार योग ही है। तो वाट्यम पिप्पली युषेण मूलका नाम रसेन वा भुक्त्वा स्निग्धम उदा, भुक्त्वा अभी यहाँ पे भोजन का ये था, तो भोजन के साथ देना है कि भोजन ही देना है, इसका ये भी आपके लिए एक विवरण का विषय बन जाता है। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी का जो बचता है वो अगले लेक्चर में पूरा करेंगे। अगले लेक्चर में शायद मुझे लगता है और भी थोड़ा समय मिल जाएगा। नहीं, बहुत है योग। नहीं, अगले लेक्चर में नहीं समय मिल जाएगा, उसके आगे लेक्चर में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।